हेलो स्टूडेंट, मेरा इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर जो हम डेली मेंस राइटिंग सेशन करते हैं, मेंस राइटिंग सेशन में आप सबका आज हम लोग पॉलिटी का एक क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन करंट में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है। उच्चतम न्यायालय जो है वो यहाँ चुनाव आयोग से, भारतीय सरकार से सबसे इस पर राय मांग रहा है। वास्तव में चुनावों में जो मुफ्त देने का वादा है, जिसको फ्रीबीज कहते हैं, उसको लेकर के ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और क्योंकि ये बार बार न्यूज में आ रहा है तो इसको लेकर के आपको थोड़ा गंभीरता से समझना भी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन इज हाउ डज द कल्चर ऑफ एक्सेसिव इलेक्टोरल सोप्स impact state budgeting? Could it lead to sub-national bankruptcy? Suggest measures to mitigate its negative impacts. भारत में अत्यधिक चुनाव रियायतों से की जो संस्कृति है वो राज्य के बजट को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि इस प्रश्न में सबसे पहला पार्ट क्या है कि ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है स्टेट के बजट को, राज्य के बजट को कैसे प्रभावित कर रही है। ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 हुआ। दूसरा पार्ट ये है कि क्या इससे उपराष्ट्रीय दिवालियापन हो सकता है, क्या ये सब नेशनल बैंकरप्सी को क्रिएट करेगी, उपराष्ट्रीय दिवालियापन को क्रिएट करेगी। नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय सुझाएं। ये इसका दूसरा पार्ट हुआ क्वेश्चन का। और ये तीसरा पार्ट इंट्रोडक्शन चुनावी रियायतों से। ठीक है, तो इस प्रश्न में 4 की पॉइंट है। पहला तो आपको चुनाव रियायतें बताना है, चुनावी रियायतें क्या होती हैं ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि इन चुनावी रियायतों से राज्य के बजट की पर क्या असर पड़ता है। और फिर आपको ये बताना है कि क्या ये उपराष्ट्रीय दिवालियापन यानी कि सब नेशनल बैंकरप्सी क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। और इसके बाद लास्ट में आपको ये भी बताना है कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम करने के लिए क्या उपाय। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। अब आते हैं इसके उत्तर। तो सबसे पहले वेरी सिंपली आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए और इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि इलेक्शन फ्रीबीज का मतलब क्या हो। इलेक्शन फ्रीबीज जैसे आप देखते होंगे सरकारें वादा करती हैं मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सड़क, मुफ्त अनाज, है ना। बहुत सारी चीजें मुफ्त देने की बात। आजकल ये इंडिया में एक परमानेंट पॉलिटिकल ट्रेंड बन गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो सामने से इसका विरोध ही क्यों ना कर रही हो, लेकिन वो ऑफर जरूर करती है। ठीक है, तो मुफ्त चुनावी वादे जो हैं वो इस तरीके से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। और पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि ये इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का एक इनइविटेबल ट्रेंड बन गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बेसिक था इंट्रोडक्शन। अब आपको बताना है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं स्टेट के बजट पे, राज्य के बजट पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो बजट का हमेशा दो साइड होता है, एक इनकम साइड होता है, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड होता है। इस प्रश्न में हम इन दोनों पहलुओं पर विचार करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड पर भी और रेवेन्यू साइड पर। तो अगर हम एक्सपेंडिचर साइड की बात करें, एक्सपेंडिचर साइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो फ्रीबीज है, जो मुफ्त के घोषणाएं हैं, मुफ्त का सरकार के द्वारा किया गया इलेक्शन में वोटर्स को ऑफर है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ह्यूज ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि आर्थिक संसाधनों का बहुत ज्यादा शोषण करेगा, जो कि बिना किसी इनकम के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बदले आपको कोई इनकम नहीं होगी। इसका हम एक केस दे सकते हैं आपको। महाराष्ट्र में किसानों की ऋण माफी हुई थी 2020-21 में। इस महाराष्ट्र के फार्म फार्म लोन वेवर की स्कीम में
45 से 51 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है, तो ये है ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये पैसा आप अन्य वेलफेयर स्कीम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में खर्च करते, लेकिन आपने इसको खर्च किया मुफ्त में सब्सिडी देने, मुफ्त की योजनाओं में। ठीक है, तो अब देखिए ये दो तरफ से ध्यान दीजिएगा। एक तो जिसने बिजली कंजम्पशन करी, उस हम इसी मान लीजिए कि मुफ्त बिजली की बात कर लें या फार्म लोन वेवर की ही बात कर लेते हैं। फार्म लोन वेवर में क्या हुआ? पहली बात तो बैंक से जो लोन लिया गया वो बैंक का लोन आपका डूब गया। दूसरी चीज, वो पैसा जो बैंक को आपको चुकाना था वो पैसा सरकार ने माफ कर दिया। अब सरकार बैंकों को रिपेमेंट करेगी और बैंक का जो प्रोसीजरल कॉस्ट और बाकी कॉस्ट है वो रिकवर भी नहीं हो। तो ये दोनों तरीके से नुकसानदायक था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक्सपेंडिचर साइड में अगर हम देखें तो जो सरकार के आउटकम टारगेट्स है, जो सरकार के लक्ष्य हैं, सरकार के शासन के बजट के जो लक्ष्य हैं, वो स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं पूरे हो पाते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये लोन, ये जो वेवर किया जाता है, पहली बात तो ये टारगेट गवर्नमेंट का ही नहीं जो होगा वो पूरा होगा। दूसरी चीज, टारगेट एस्पेक्ट पर अगर हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये जिसके लिए दिया जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सबका लोन माफ हो गया, नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ, एक भी केस नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो स्पेसिफिक आउटकम टारगेट्स है या लोन माफ करने का जो उद्देश्य था वो भी तो नहीं पूरा हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर साइड में इन चीजों को हम देख सकते हैं। अब आते हैं रेवेन्यू साइड पर, यानी कि आय पक्ष पर। अब देखिए आय पक्ष में अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या असर पड़ेगा कि जो आपके लॉस मेकिंग पीएसयूज, जो आपके लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं उनकी तरफ ये टेंडेंसी बढ़ती है। वास्तव में क्या होता है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो कहीं अर्न भी तो कर रहे होंगे, तो अब क्या है कि वो जस्टिफाइड हो जाता है पीएसयूज का लॉस। जैसे इसके लिए हम अगर फैक्ट दें तो जो डिस्कॉम होता है, डिस्कॉम का 16% इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पे जा रहा है, उनकी अर्निंग का 16%। तो अब अगर वो लॉस दिखाएंगे तो वो जस्टिफाइड होगा। तो हम लॉस मेकिंग पीएसयूज को की तरफ लीड कर रहे हैं, ये एक दूसरा फैक्ट। ठीक है, इसके साथ तो रेवेन्यू साइड में अगर हम कहें तो दूसरा मामला क्या होगा? लो टैक्स कलेक्शन होगा। ठीक है, टैक्स कलेक्शन भी लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो यह है कि लोगों को ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आगे भी इस तरीके की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, ये रिपीट होंगी योजनाएं। दूसरी चीज, उनकी इनकम जनरेशन नहीं होती है, वो केवल अपने जो खर्चे हैं उनकी माफी मांगते रहते हैं। तो इस तरीके से जो टैक्स कलेक्शन है उसके टारगेट्स भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि लोग इस उम्मीद में बैठे होंगे कि इस बार भी कुछ ना कुछ नया स्कीम आएगा, नई सरकार नए वादे लाएगी और नए तरीके से हमें उसमें फायदे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये दूसरा नुकसान हो जाएगा। अब अगर हम पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें, फ्री बीज, जो फ्री बीज है उनके पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या, तो हमने इकोनॉमिक इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट्स पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जब से ये वाली पॉलिटिक्स पॉपुलर हुई है तब से सारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पिटिटिव मैनिफेस्टो बनाने लगी। कॉम्पिटिटिव मैनिफेस्टो का मतलब चुनावी घोषणा पत्र बड़े कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। एक पार्टी कहती है कि हम 4 किलो अनाज देंगे तो दूसरी पार्टी कहती है हम 12 किलो अनाज देंगे, तीसरी कहती है कि हम 18 किलो अनाज देंगे। एक कहता है कि हम 100 यूनिट बिजली देंगे, दूसरा कहता है हम 200 यूनिट बिजली देंगे, तीसरा कहता है हम 400 यूनिट बिजली देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर इस तरीके से कॉम्पिटिटिव मैनिफेस्टो बनेंगे तो पहली बात तो ये इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, पहली बात तो प्रैक्टिकली इसको लागू करना संभव नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरीके के मैनिफेस्टो एक तरीके से पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भी कम करेंगे, लोगों का भरोसा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि वादे तो आपने बहुत बड़े बड़े किए, आपने कहा हम सारे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन आप कर पाए क्या?
फिर आप क्या करते हैं, जब सरकार में आते हैं तो आप उसमें फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर समझते हैं ना, कि इतने तक का किसान होगा तो इतना माफ करेंगे, उतने तक का। ये बात आप घोषणा पत्र में नहीं बोलते। तो कॉम्पिटिटिव मैनिफेस्टोस आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को जो कि कम करेंगे। ठीक है, एक तरीके से हम कहें कि जो पॉलिटिक्स का एजेंडा है वही डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा। ठीक है, जो राजनीतिक एजेंडा है, राजनीति किस लिए, राजनीति क्यों, राजनीति के उद्देश्य क्या है, वो एजेंडा ही डिग्रेड हो जाएगा। केवल एक तरीके से प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का आ जाएगा कि हम आपको ये मुफ्त दे रहे हैं, इसके बदले हमको वोट दीजिए, हम आपको ये मुफ्त दे रहे हैं, इसके बदले हमें वोट दीजिए। तो मतलब एक तरीके से ये जो एटमॉस्फेयर या सिनेरियो बनेगा, वो सिनेरियो केवल चेंज के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेंज नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर है कि हम आपको इतनी चीजें फ्री दे रहे हैं, इसके बदले हमें क्या दीजिए, आप वोट दीजिए। और वोट देने के बाद हम आपको अगर वो फ्री दे देते हैं तो अच्छी बात है, फिर सारी बातें खत्म हो गई। बट द थिंग इज, क्या वो अरेंज करने के लिए हम अपने पॉलिटिकल एजेंडा से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, क्या पॉलिटिक्स के जो बेसिक थॉट्स हैं उससे दूर नहीं जा रहे? तो ये चीज भी बड़ा इंपैक्ट डालेगी फ्यूचर के पॉलिटिकल सिनेरियो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, जो ये पूछता, सेकंड पार्ट पे जो ये कह रहा है कि क्या ये सब नेशनल बैंक्रप्सीज को अ, आगे बढ़ाएगा। बैंक्रप्सी आप समझते हैं, बैंक्रप्सी का मतलब आप बहुत सारा कर्ज ले लें और उसको चुका ना पाए, यानी कि आपकी इनकम नहीं हो और आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हो चुके हो। ठीक है, इनको फुलफिल करने के लिए आपके पास इनकम है ही नहीं। तो बैंक्रप्सी, सब नेशनल बैंक्रप्सी को बढ़ाएगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे जो है ह्यूज डेप्ट बर्डन क्रिएट होगा। राज्य सरकार कर्जे में, बहुत बड़े कर्जे में चली जाएगी। जैसे मसलन पंजाब का देखिए, पंजाब में भी उन्होंने बिजली फ्री देने की बात कही, पंजाब मुख्यमंत्री। तो अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो है, कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात है, वो 53.3% है 21-22 का। ठीक है, इतना ज्यादा कर्जा है आपकी, जीडीपी का 53% तो आपका डेप्ट है, आप उसका इंटरेस्ट चुकाते रहेंगे। तो आप सोचिए कि आप बाकी सारी स्कीम्स, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे करें। ठीक है, तो इससे आपकी बैंक्रप्सी की तरफ आपकी टेंडेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? दूसरा, ये एक फ्री बीज का नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई 100 यूनिट देकर के वो सरकार को आ गया, हम अगली बार हम घोषणा करेंगे हम 200 यूनिट दे देंगे। बट द थिंग इज, इसका बर्डन जो एडिशनल होगा राज्य के बजट पर, वो राज्य के लिए बहुत बड़ा खर्चा होगा और राज्य को उसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इन लाइटर साइड हम आपको बताते हैं, एक थोड़ा सा हल्की बात समझिएगा, कि जैसे पंजाब की गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनने के बाद वो सरकार, केंद्र सरकार से पैसे मांगते हैं कि हमें अपनी वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा दीजिए। तो ये बहुत ही बड़ा जोक बना कि हम भैया आपसे वादा तो कर दिए, लेकिन उस वादा को पूरा करने के लिए हम पैसा कहीं और से उधार मांग रहे हैं। तो एक तरीके का जो सिस्टम है, वो सिस्टम एक नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फ्री बीज का बनता चला जाएगा, और पॉपुलिस्ट स्कीम जो होंगी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती चली जाएंगी। तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर, सोशल इनइक्वालिटी जनरेट हो। जिन लोगों को फायदा मिलेगा वो अपना अलग तरीके से ग्रो करेंगे, और जिन्हें फायदा नहीं मिलेगा वो उनका नुकसान होगा। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है राजस्थान गवर्नमेंट का। राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। सारे लोगों ने बड़ी तारीफ करी, क्योंकि पुरानी पेंशन की डिमांड सारे कर्मचारी कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं सबको क्या चाहिए, पुरानी वाली पेंशन स्कीम चाहिए। अब पुरानी वाली पेंशन स्कीम के साथ इशू क्या है, पुरानी वाली पेंशन स्कीम लागू करने से जो फायदा मिलेगा वो राज्य की केवल 6% पॉपुलेशन को मिलेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे हैं सैलरी और पेंशन के, उसका 56% इन 6% लोगों के पास चला जाए। अब आप सोचिए कितनी डिस्पैरिटी क्रिएट होगी। तो ये जो आप फ्रीबीज दे रहे हैं, जो आप इस तरीके से मुफ्त के ऑफर्स दे रहे हैं और सरकारें इस तरीके की योजनाएं ला रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर स्टेट की बजट पे बनाता है, स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ पर बनाता है, और वो दे आर लीडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया कि आप
जब आप मुफ्त की योजनाएं लाएंगे तो पैसा आपके पास है नहीं, आप कर्जा लेंगे, फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। अब आप अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन केवल और केवल इंटरेस्ट पेमेंट में करें। जैसे कि मैंने आपको फैक्ट दिया है, आंध्र प्रदेश करीब करीब अपने बजट का 13% ब्याज भुगतान में चला जाता है उसका। तो जितनी इनकम हुई उसका 13-14% तो आप ब्याज भुगतान में ही दे रहे हैं, अभी मूलधन नहीं दिया। तो आप सोचिए कि इस तरीके से आप एक तरीके से आर्थिक दिवालियापन की तरफ जाएंगे और यही राज्यों की स्थिति क्रिएट हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जो ये कहता है कि क्या तरीके हैं जिससे इसके निगेटिव इंपैक्ट से का सामना किया जा सकता है, वो कम किया जा सकता है। तो पहली बात यह है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को पावरफुल करना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज देख रहे होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन से पूछ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से इसको कैसे रोका जा सकता है। तो द थिंग इज, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करिए, जो एक्शन ले सकता हो इस तरीके की फ्री बीज को, जो रेशनल नहीं है, जो तार्किक नहीं है, उनको कंट्रोल करने के, वो लीगल एक्शन ले सके, इस तरीके से उसको एम्पावर करना। दूसरा, सब्सिडीज कैसे दीजिए, डिमांड बेस्ड फ्रीबीज दीजिए। ऐसी चीजें जिनकी समाज में डिमांड है, जिनकी जरूरत है, जो समाज को जीने के लिए जरूरी है, उनको मुफ्त योजना, जैसे अनाज है, ठीक है, तो गरीब आदमी के लिए जो फूड है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, तो आप फूड दे सकते हैं एज अ फ्रीबी, ठीक है, वो भी एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन ग्रुप को, सबको नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला स्टेप क्या ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करिए, यानी कि पारदर्शिता बढ़ाइए। आप बताइए कि फ्रीबीज का पैसा कहां से आएगा, उस पैसे को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, बेनिफिशियरी ग्रुप्स तक कैसे पहुंचेगा, इन सब चीजों को आप क्लियर करिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए पूरी की पूरी योजना में। इस आखिरी अगली चीज क्या है कि आप एफआरबीएम एक्ट को रिवाइज करिए। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत जो आपके डेफिसिट्स हैं उनके टारगेट सेट किए, ठीक है, तो आप कितना तक डेफिसिट अपने बजट का रख सकते हैं, कितना घाटा आप अपने बजट में रख सकते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर लिमिट होना चाहिए। तो एफआरबीएम एक्ट जो है उसको फिर से एक बार रिवाइज करिए, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट ये है कि आप एजुकेट करिए पीपुल्स को, ये जो फ्री बीज दी जा रही हैं ये वास्तव में फ्री नहीं है, बहुत बड़ी कॉस्ट इकोनॉमी उठाएगी, इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट टैक्स पेयर्स उठाएंगे, इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट आपका स्टेट उठाएगा। तो लोगों को इसकी जानकारी दीजिए, लोगों को समझाइए, जिससे लोग खुद से कहें कि नहीं, ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, हम एक बेहतर पॉलिटिकल विकल्प चाहते हैं जो कि एक डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ, ठीक है। तो ये पूरा एक लंबा एरिया था जिसके अलग अलग पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए, और मैं आपको इसीलिए इस पर आज एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। देखिए, फ्री बीज का मामला उठा कैसे, ये मुद्दा अपने आप नहीं उठा, सबसे पहले ये मुद्दा उठा था तमिलनाडु के मामले में। तमिलनाडु के मामले में जयललिता ने बहुत सारी फ्री बीज का ऑप्शन दिया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो डिसीजन दिया था वो कहा था कि ये जो फ्री बीज हैं, जो मैनिफेस्टो में घोषित किए गए वादे हैं, इनको हम रिश्वत नहीं मानते, दाताओं को दी जाने वाली रिश्वत नहीं मानते, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में जब ये दोबारा मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को रिवाइज कर रहा है, दोबारा से उस पर विचार कर रहा है, और वो जानना चाहता है कि सरकार का इस पर रुख क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, तो अलग अलग पक्षों की सुनवाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर ये आप समझिए कि अब कोर्ट भी इस बात से चिंतित है जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम एक फ्री बीज का सिस्टम बनता चला जाता है। तो इन सब कारणों से मामला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, नया भी है, गंभीर भी। इस पर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसके अलग अलग फैक्टर्स को पढ़िएगा। मैंने आपको ज्यादातर पॉइंट सम अप करके दे दिए हैं, इनको देख करके लिखने की कोशिश करिएगा, कुछ नए थॉट्स भी इंक्लूड करिए, ठीक है। एक कंक्लूजन देकर के आप इस आंसर को फिनिश कर सकते। आज के लिए धन्यवाद। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चंस भी बेहतर समझ में, सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो बेहतर समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।